आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी सागर किनारे। अनुलता भोपाल में रहती हैं, पब्लिश्ड ऑथर हैं, केमिस्ट्री में एमएससी किया है और हमारी कंपनी कंटेंट प्रोजेक्ट में एसोसिएट क्रिएटिव हेड हैं। चलिए शुरू करता हूं कहानी। दिसंबर मेरा मनपसंद महीना है। मनपसंद इसलिए कि ये गुलाबों के खिलने का मौसम है, इसलिए भी कि इस महीने क्रिसमस आता है और इसलिए भी कि इस महीने से मेरी कई यादें वाबस्ता हैं। ये महीना मेरे लिए कुछ ऐसा है जैसे वनीला आइसक्रीम विद चेरी टॉपिंग या चांदी के वर्क में लिपटा हुआ मीठा पान। ये कैसी तुलना हुई। ये महीना शायद मेरे लिए एक तसल्ली है कि जिंदगी में एक न एक बार जादू होता ही है। भले उसका तिलिस्म ज्यादा देर ना चले, पर होता जरूर है। मैंने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने चेहरे पर नजर डाली। इस तरह बाहर निकल गई तो माँ फिर टोकेंगी, नताशा क्या सूरत बना रखी है। और भाई किताब से बिना नजरें हटाए बोलेगा, बनाई नहीं मॉम, ये पैदा ही ऐसी रोतली शक्ल लेके हुई है। और माँ जल्दी से मेरे पास आकर बलाएं लेंगी और कहेंगी, नो शी इज माई ब्यूटिफुल प्रिंसेस। मुझे हंसी आ गई। ड्रॉर खोल के मैंने काजल स्टिक निकाली, वीरान आंखों में मोटी मोटी काली लकीरें खींच दी, होठों पर हल्का गुलाबी ग्लॉस लगाया, बालों में ब्रश किया और पीछे पिन करते करते फिर उन्हें खुला ही छोड़ दिया। क्यों बांधती हो बालों को? आई लाइक देम ओपन। निक की आवाज मेरे कानों में गूंज गई। 1 घंटे बाद मैं उसी मोटे तने वाले बरगद के पेड़ के नीचे एक बेंच पर बैठी थी जिसकी डालों पर गुलाबी बोगनवेलिया की बेल फैली थी। लेकिन आज वो बेंच एकदम साफ थी। उस पर रोज की तरह सूखी पंखुड़ियां नहीं फैली थीं। बेंच के दूसरे कोने में एक शख्स बैठा था। मैं थोड़ा और पास गई तो उसकी आवाज़ सुनाई देने लगी। वो किसी से कुछ कह रहा था। जानती हो, आज वो ऑर्किड खिला है। समझ गई ना कौन सा वाला? वही जो हम फ्लावर एग्जीबिशन से 400 रुपए का लाए थे और तुम यूं ही कहती रही थी कि उस फ्लोरिस्ट ने तुमको ठग लिया है। और उसका रंग भी ठीक वही है जो तुमने बताया था, हल्का पर्पल। पूरा खिल जाए तब लाऊंगा तुम्हारे लिए। मैं चुपचाप बेंच के दूसरे कोने में बैठ गई और गले को तर करके हौले से कहा, आपको लगता है वो सुन रही होगी? वो शख्स मेरी तरफ पलटा और हंस दिया। बिल्कुल, देखिए ना कितनी खामोशी से सुन रही है। मैंने सामने लगे पत्थर पर नजर डाली। वहां सफेद संगमरमर पर काले अक्षरों से खुदा था, फ्री एट लास्ट, एनी रेस्ट्स हियर इन पीस। नीचे पिछले दिनों की कोई तारीख खुदी थी, फ्री एट लास्ट। मैं धीरे से बुदबुदाई। वो शख्स जरा सा मेरी तरफ खिसक आया और बोला, एनी वॉज माई वाइफ। फिर उसने बगल की कब्र पर नजर डाली, पढ़ता रहा उस पर खुदे शब्द और फिर बिना मेरी तरफ देखे पूछा, हु वाज निक, योर हस्बैंड? मेरे हलक में कुछ अटकने लगा। कौन था निक? जो छूट गया कहीं वो, या जो छूटता नहीं वो? उस शाम ग्रेवयार्ड से घर आते हुए मेरे साथ निक की याद के अलावा जरा सा वो शख्स भी चला आया था। वो जो अपनी पत्नी की कब्र के पास बैठा उससे ऐसे बातें कर रहा था जैसे वो वहीं हो, वहीं कहीं उसके आसपास। और उसका वो चेहरा कितना शांत, और आंखें भी तो कैसी चमकदार, उनमें दुख जरा भी नहीं। कितनी अजीब बात थी। मन उलझने सा लगा तो मैंने अलमारी से अपनी डायरी निकाल ली। मेरे और निक के साथ साथ बिताए दिनों के गवाह थे ये पन्ने। मैंने कुछ को बुकमार्क कर रखा था। सच कहूं तो ये जिंदगी के वो दिन थे जिन्हें मैं कभी भूलना नहीं चाहती थी। ये बुकमार्क किए दिन जिंदगी का हासिल होते हैं, सबकी जिंदगी में होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। मैंने एक पन्ना खोला। वहां एक तस्वीर भी चिपकी थी, मेरी और निक की तस्वीर, बचकानी सी। उसमें वो समंदर से बीने हुए सीपियों की माला मेरे गले में डाल रहा था और हमारे कॉलेज के दोस्त तालियां बजा रहे थे। वो भी दिसंबर का महीना था जब हम सब डोना पौला गए थे, जहां समंदर की लहरों में एक पुर्तगाली प्रेम कहानी छिपी थी। मुझे याद नहीं किसने खींची थी वो तस्वीर,
पर हाँ, निक की आंखों की चमक मुझे अब भी याद है, उसके चले जाने के 1 साल बाद भी। कुछ लोग और उनकी कुछ बातें दिल में स्थायी ठिकाने बना लेते हैं। तब डायरियां, तस्वीरें, तारीखें सब बेमानी हो जाते हैं। अगले इतवार सुबह सुबह मैं एक बार फिर पणजी से कोलवा जाने वाले रास्ते पर थी। निक के चले जाने के बाद मैंने उसकी कब्र पर जाने का एक नियम बना लिया था। वहां बिताए कुछ घंटे मुझे आराम देते थे। अपने साथ ले गई कैंडल्स के पिघलने तक मैं वहीं रुकी रहती, चुपचाप आते जाते लोगों को ताकती रहती, हैरान रह जाती कि मैं अकेली कहाँ थी। कितने ही ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने अपनों को खोया था, रोज खोते हैं। माँ मुझे मना करती थी, बेटा जख्मों को कुरेदती रहोगी तो कैसे भरेंगे घाव। हर इतवार उनका समझाना और मेरा न समझना अब नियम बन चुका था। कोलवा की उस सिमेट्री के सामने अपनी कार पार्क करके मैं अंदर चली गई। निक की कब्र के सामने की बेंच मेरा इंतजार कर रही थी। रात भर तेज चली हवाओं में बोगनविलिया के कागजी फूल जमीन पर बिखरे हुए थे। मैंने बेंच को अपनी हथेलियों से झाड़ दिया। सर्द पत्थर पर बैठते ही देह में झुरझुरी फैल गई। गर्माहट की एक तलब महसूस हुई। सुनो, आज कॉफी मैंने तुम्हारे ब्लैक मग में पी। ऐसा लगा जैसे तुम साथ हो, पर अब उसकी गोल्डन रिम जरा फेड होने लगी है। नया ले आऊंगा, शायद किसी एग्जीबिशन में वैसा ही डिजाइन फिर मिल जाए। मैंने पास से आती आवाज की तरफ गर्दन घुमाई तो वही शख्स था, एनी का पति। एनी जो निक के पास वाली कब्र में दफन थी। वो शख्स अपने हाथ में पकड़े पर्पल फूल की पतली डाल को कब्र में रखकर मेरी तरफ आने लगा। मेरी तरफ नहीं, शायद मेरी बेंच की तरफ। वो पास आकर बोला, हेलो, हाउ आर यू। कैसा गैर जरूरी सवाल था ये। शायद उसे भी जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो मेरे पास आकर बैठ गया। मैंने अपनी पलकों के किनारे चुपके से पोंछ लिए। इस अनजान शख्स से अपने दुख साझा करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। काश की सारी पीड़ाएं कागजी फूलों के जैसी हल्की होती, एक फूंक से उड़ जाती, मगर पीड़ा तो जैसे मन पर रखा भारी पत्थर है, लाख कोशिशों पर भी टस से मस नहीं होता। सड़क के दूसरी ओर बने चर्च से घंटियों की आवाज आ रही थी। मैंने आंखें मूंद लीं। हर बात मुझे निक की याद दिलाती थी। समंदर हो, सीपियां हो, बारिश हो, फूल हो, किसी कैफे की स्पेशल कॉफी हो, या सड़क के किनारे गिटार बजाता कोई घुमक्कड़ बावरा हो, या ये चर्च की बेल। इसी चर्च में शादी करेंगे हम। निक ने 14 साल की उम्र में अपनी हथेली में मेरी हथेली कस के कहा था, और मेरी कनपटी लाल हो गई थी बिना ये जाने कि शादी के मायने क्या होते हैं। और एक वो याद भी जब निक और मैं 24 के हो गए थे, जब उसका स्पर्श मुझ पर एक अलग असर करने लगा था, जब समंदर का सारा नमक हमारे इश्क में घुलने लगा था। किस कदर टिपिकल आशिक हो यार तुम, मैं झेप के कहती जब वो मेरे लिए कुछ कविता नुमा लिख भेजता या मेरी तस्वीरें खींचता रहता। काश कि उन फ्रेम्स में निक मेरे साथ होता, काश कि मेरी जिंदगी में वो मेरे साथ होता। यू ओके? पास से आवाज आई तो मैं चौंक गई। वो शख्स मेरे एकदम करीब था। मेरी नजर उससे मिली तो वो मुस्कुरा दिया और धीरे से बुदबुदाया, द सॉन्ग हैज एंडेड बट द मेलोडी लिंगर्स ऑन। ये चंद शब्द जो मैंने निक की कब्र पर खुदवाए थे, ये शब्द जो शायद निक की रूह को दिलासा देते हों कि वो हमेशा मेरी यादों में जिंदा रहेगा। तुमने बताया नहीं निक के बारे में? वो अब मेरे बगल में बैठ चुका था। मैं अमन, आपको पिछले संडे भी देखा था। वो अपनी कलाई में बंधी घड़ी को घुमाते हुए बोला। मैंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, मैं नताशा, मैं हर संडे आती हूँ। और निक मेरा स्कूल के दिनों का दोस्त था। कुछ देर के लिए हमारे बीच चुप्पी छा गई। अमन को मेरे कुछ और कहे जाने का इंतज़ार था, और मैं तो हमेशा से ऐसी ही चुप्पियों के इंतज़ार में रहती थी। मुझे किसी से कुछ नहीं कहना था, और किसी अनजान शख्स से बिल्कुल नहीं। अमन मेरी तरफ ध्यान से देखता रहा और बोला, एनी मेरी वाइफ, वो मरना नहीं चाहती थी।
शी वॉज टू यंग टू डाई। वो गाइड की वहीदा जैसी थी। वो सारी उम्र डांस करते रहना चाहती थी। उसे उदासियों से नफरत थी। मुझे लगा मेरे हलक में कुछ अटकने लगा है। अमन का, इस अनजान शख्स का दर्द मेरे भीतर उतरने लगा था। नो, आई कांट टेक इट। अमन मेरी तकलीफ से बेखबर गुनगुनाने लगा, न न न न न दिल की उड़ान को दिल वो चला आज फिर जीने की तमन्ना है। मैं एक झटके से उठकर खड़ी हो गई। दर्द कड़वाहट बन के बाहर निकल आया। बट ही वॉन्टेड टू डाई। मेरा निक जीना नहीं, मरना चाहता था। अमन मुझे हर संडे वहीं अपनी पत्नी की कब्र के पास उस बेंच पर बैठा मिल जाता। अनजाने ही कभी कभी मेरा ध्यान उसकी तरफ चला जाता। वैसे अक्सर वो खुद ही मुझको देखकर कुछ हेलो, हाय, मॉर्निंग जैसा कोई दुआ सलाम वाला जुमला मेरी तरफ उछाल देता। मैं बस देखती रहती उसे। अजीब था वो, बहुत अजीब। कम से कम मेरे जैसा नहीं था। वो खुशमिजाज था और मुझे मेरे दुख से भी मोहब्बत हो गई थी। मैं उसे अपने भीतर सींचना चाहती थी, पालना चाहती थी। और ये इंसान यहाँ कब्रिस्तान में भी अपनी आंखों में जिंदगी लिए चला आता था। उस दिन वो अपने साथ एक किताब लाया था। उसमें से कुछ पढ़ रहा था, जैसे कोई किस्सा सुना रहा हो। पढ़ते पढ़ते वो कभी मुस्कुराता, कभी संजीदा हो जाता, कभी हंस पड़ता। वो यूं जता रहा था मानो उसके सामने कोई बैठा हो, सुन रहा हो उसकी बातें। क्रेजी। मैं हौले से बुदबुदा उठती। कौन कहता है कि मौत के बाद जिंदगी से नाता पूरी तरह टूट जाता है? कौन कहता है कि रूह तक हमारी आवाज नहीं जाती? हा? और नहीं जाती तो तुम यहां आती क्यों हो? एक दिन उसने पूछा तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने चिहुक के कहा, इट्स माई लाइफ, माई चॉइस। वो मुस्कुरा दिया। उसे शायद मेरी तरह जिंदगी से शिकायत नहीं थी। फिर वो कुछ देर मुझे ध्यान से देखता रहा और बोला, देन यू हैव अ बैड चॉइस। जिंदगी अक्सर फैसले खुद लेती है बिना हमारी मर्जी के। जैसे असफलताएं देती है, हमारे अपनों को छीन लेती है। लेकिन यह हमें कुछ ऑप्शंस भी देती है कि हम खुश रहें या दुख मनाएं, उदास होकर जिएं, निराश हो जाएं या डटे रहें, चुप रहें या कहकर हल्के हो जाएं। चुनना हमें होता है। अमन बिना मेरी तरफ देखे कहता रहा। और मुझे नहीं पता कि क्यों मैं यहां ग्रेवयार्ड में बैठकर इस आदमी से जिंदगी के पाठ पढ़ रही थी। लेकिन क्या करती, कैसे उठ के चल देती और क्यों? मेरे निक की ग्रेव के पास बनी इस बेंच पर बैठकर तो मैं उसके करीब पहुंच जाती हूं। सुन सकती हूं उसकी टूटी हुई आवाज, लेट मी डाई। हटाओ ये मशीनें, बंद करो दवाएं, लेट मी डाई। महसूस कर सकती हूँ वो दर्द जो उसने रोड एक्सीडेंट के बाद अस्पताल में अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में झेला था। मैंने पलकें बंद कर लीं। 2 बूंदें मेरे गालों पर लुढ़क आईं। मैंने अपना पर्स खोला और उसमें से निक की तस्वीर निकालकर उस शख्स के, अब अमन के सामने रख दी। सामने निक की ग्रेव पर जलती मोमबत्ती पिघल रही थी। मैं उस नीली लौ को ताकते हुए अमन को बताने लगी, निक यहीं कोलवा का ही रहने वाला था और मैं, माँ और भाई भी पहले यहीं रहते थे, फिर पणजी शिफ्ट हो गए। निक मेरे साथ अक्सर घर आता था। माँ उसको उसकी फेवरेट डिश बना के खिलाया करती थी, फिश करी इन कोकोनट ग्रेवी। और जब निक मुझे अपने साथ कोलवा ले जाता, हम शांत समंदर के किनारे बैठे लहरों का आना जाना देखते रहते। यहाँ के समंदर ने हमें दोस्त से प्रेमी बनते देखा था और उस चर्च की दीवारों ने भी। अमन हंस दिया। ये चर्च भी, ये न जाने कितनी प्रेम कहानियों के गवाह बनते हैं। मैं और एनी भी चर्च में मिले थे। अच्छा, मैंने दिलचस्पी दिखाते हुए पूछा। न जाने क्यों मुझे उसकी प्रेम कहानी सुनने का मन हो आया। मैं जरा सा अमन की तरफ मुड़ गई, नहीं जानती कि ये किसी की तरफ जरा सा मुड़ना क्या मेरी तकलीफ कम कर पाएगा। कोलवा चर्च के संडे मास की भीड़ अब धीरे धीरे छंट चुकी थी। 9:30 बजे की प्रेयर कोंकणी में न होकर इंग्लिश में होती थी, इसलिए आसपास के युवा इसी समय आना पसंद करते थे। ये मेरा और निक का भी मनपसंद समय था।
बहुत पुराने, शायद 1630 में बने इस चर्च की मोटी दीवारों ने हमको आंखें मूंदे दुआएं पढ़ते देखा था। और ये भी देखा था कि जब सब पलकें बंद किए दुआएं पढ़ रहे होते थे तो हम दोनों यहाँ वहाँ ताकते और चुपके से एक दूसरे को चूम लिया करते थे। इन चुराए हुए बोसों की उम्र इतनी लंबी क्यों होती है? क्यों मैं वो स्पर्श, वो महक भूल नहीं पाती? तुम भूलना नहीं चाहती हो इसलिए। माँ कभी कभी नाराज हो जाती, भाई भी उनकी तरफ होकर मुझको गलत ठहराता। किसी से मोहब्बत करना, उसके साथ जिंदगी बिताना और बात है नताशा, लेकिन उसके न होने पर खुद जीना छोड़ देना कहाँ की समझदारी है? मैं खींच जाती। किसने छोड़ा जीना? मैं कब किसी अंधेरे कोने में बैठी दिखी तुम लोगों को? या मैंने खाना पीना छोड़ रखा है क्या? कहते कहते मेरा गला रुंध जाता। मेरा जी करता कि सामने रखी खाने की थाली सरका कर उठ जाऊं और अपने कमरे में बंद हो जाऊं, रो लूं जी भर के, छोड़ दूं जीना। तुम्हारी माँ और भाई की फिक्र जायज है नताशा। निक की यात्रा खत्म हुई, लेकिन तुम यूं ठहर जाओ, ये ठीक नहीं है ना? ये बेईमानी है जिंदगी के साथ और उनके साथ भी जो तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हारी तकलीफ से परेशान हैं। अमन मुझे समझाता है या खुद को नहीं जानती, लेकिन अब उसकी बातें मुझे पहले की तरह बेचैन नहीं करती थीं। मैं अब उसके फलसफे सुनकर खींचती नहीं थी। एक इतवार में हमेशा से थोड़ा जल्दी घर निकली और कैंडल्स के साथ मैंने अपनी दराज में संभाल के रखी हुई वो सीपियों की माला भी उठा ली। मैं निक की कब्र पर पहुंची तो सब तरह खामोशी थी। मैं अपने घुटनों पर बैठकर कैंडल जलाने लगी। आज न जाने क्यों खामोश बैठकर बीते दिन याद करने का मन नहीं किया। न ही निक को उलाहने देने की इच्छा हुई कि क्यों वो मुझे छोड़कर गया, क्यों उसने आखिरी सांस तब ली जब मैं उसके करीब नहीं थी। मैंने कैंडल जलाकर उसको कांच के शेड से ढांक दिया। मैंने अपने हाथ से वो सीपियों की माला निकाली और यहाँ वहाँ नजर घुमाई। कोई नहीं था। मैंने धीरे से अपनी मुट्ठी खोली। हे निक, याद है ये सीपियाँ, वो शाम, वो सारे दोस्त? और मैं याद हूं ना तुम्हें? तुम्हें कभी कोई भूल सकता है? पीछे से आवाज आई तो मैं चौंक गई। अमन मेरे करीब खड़ा था। जैसे ही मेरी उससे नजर मिली वो बोला, मैं नहीं बोला भाई, निक बोला। कहा था ना वो सुन रहा है। जाने क्या था उसके लहजे में कि मुझे हंसी आ गई। हंसती रही देर तक, जब तक कि पलकें रिसने न लगीं। न जाने कितने दिनों बाद सीने में कुछ हल्कापन महसूस हुआ, जैसे दिल ने जरा सा जिंदगी की तरफ दोबारा रुख किया हो। काश के जादू स्थायी हुआ करते, काश के सम्मोहन कभी नहीं टूटते। मैंने रेत से एक सीपी उठाई और उसे खोल दिया। ज्यादातर खाली ही होती हैं। जाने किनके हाथ लगती होंगी वो मोतियों वाली सीपियां। उस दिन मैं और अमन चर्च के संडे मास में प्रेयर अटेंड करके समंदर की तरफ निकल आए थे। नहीं, उसने नहीं कहा था, शायद मैंने भी नहीं कहा। फिर पता नहीं कैसे, शायद अपने दुख साझा करते करते हम दोस्त बन गए थे। शायद अमन का दुख को सुख में बदल लेने वाला फॉर्मूला मुझे जच गया था। जानती हो, मैंने एनी की एक भी तस्वीर में माला नहीं डाली, नहीं जलाता कोई कैंडल या दीपक उसकी तस्वीर के आगे। ऐसा करके मुझे लगता है कि हम दुख को हाशिए पर ले जाने की जगह अंडरलाइन कर रहे हैं, हम बोल्ड अक्षरों में लिख रहे हैं, जबकि ऐसा जिंदगी को लिखा जाना चाहिए। अमन रेत पर एनी का नाम उकेरते हुए बोला। मैं चुपचाप उसकी बातें सुनती रहती। किताबी बातें थी पर अच्छी थीं, मरहम लगाती हुई। हम दोनों के हालात एक से थे, पर कितना फर्क था दोनों में। मैंने भी अमन की देखा देखी रेत पर निक लिख दिया और उसी की तरह बताने लगी उसे अपने निक की बातें। निक और मैं आने वाले दिनों के इतने सपने देखते थे कि कई बार हम वर्तमान को अनदेखा कर देते थे। और वो दिन देखो कभी आए ही नहीं। निक यात्राएं करना चाहता था, समंदर के किनारे पला था, इसलिए उसको पहाड़ों में घूमना था। वो क्रेजी बाइकर था और उसी शौक ने उसकी जान ले ली। अमन ने अपना गला साफ किया और बोला, जब एनी बीमार थी तब मैं दुआ करता था कि उसको मेरी उम्र लग जाए, लेकिन ऐसा कहीं होता है क्या? मैं अमन का चेहरा देखने लगी।
कब्रिस्तान में जिंदगी की बड़ी बड़ी बातें करने वाला, बात बात पर मुस्कुराने हंसने वाला, मुझे मेरे गमों को भुलाने की तरकीबें सुझाने वाला ये शख्स आज मुझे मुझसे भी ज्यादा उदास दिख रहा था। मैंने हौले से अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हथेली पर रख दिया। आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी फॉर योर लॉस। आज पहली बार मैं उसको उसकी पत्नी की मौत के लिए सांत्वना दे रही थी। उसने एक पल मेरी तरफ देखा और फिर अपनी हथेली पलटकर मेरी हथेली को थाम लिया। हम देर तक चुपचाप कहीं दूर क्षितिज को देखते रहे। सामने बैठे नीले विस्तार में हम दोनों ही अपने बीते दिनों के दृश्य देख रहे थे। वो दिन जिनकी शक्ल अब बिल्कुल बदल गई थी। समुद्र अशांत था, लहरें ऊंची हो गई थीं। तभी एक बड़ी सी लहर हम तक पहुंच गई और हमें भिगो के लौट गई। अमन मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। रेत पर लिखे वो दो नाम, एक जो मैंने लिखा था निक और जो अमन ने लिखा था एनी, दोनों जरा जरा से धुंधले हो गए थे। बस इतनी सी थी ये कहानी। और चलते चलते अपने उन साथियों के नाम भी तो बता दूं जिनकी वजह से ये शो आप तक पहुंचा पाते हैं हम। इस शो की प्रोड्यूसर हैं कंटेंट प्रोजेक्ट और मंडली की साइड से अनुलता राज नायर, और इसकी साउंड डिजाइन करते हैं हमारे ऑडियो इंजीनियर शिवम मिश्रा। ये है यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 6।